अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 10 जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमेट्री। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट ए में हम देखेंगे कि शेप्स के बारे में जियोमेट्री में क्या है, उसके बाद हम देखेंगे लाइंस क्या हैं, और उसके बाद हम देखेंगे प्लेन्स क्या हैं और हमारे पास की एक्सरसाइज में कौन सी चीज़ दी गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जियोमेट्री क्या होती है। तो जियोमेट्री हमारे पास एक मैथ की ब्रांच है जिसमें हम पॉइंट्स को देखते हैं, लाइंस को देखते हैं, सरफेस को देखते हैं, सॉलिड्स को देखते हैं और हायर डायमेंशन और सॉलिड सरफेस, ये सारी चीज़ें आगे आपको वीडियो में पता चल जाएंगी। तो पार्ट ए में जस्ट हमने शेप्स देखनी है कि जियोमेट्री में हमारे पास कौन कौन सी शेप्स हैं और हम डेली लाइफ में इन शेप्स को देखते भी हैं, उनका नाम क्या है। तो जिस शेप को हमने डिस्कस करना है उसमें सबसे पहले स्फेयर है, फिर सर्कल है, फिर उसके बाद हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, उसके बाद हमारे पास एलिप्स है, ओवल है, हेक्सागोन है और ट्रायंगल है। सबसे पहले हम स्फेयर की बात करें तो स्फेयर हमारे पास नेचर की फेवरेट शेप है, क्योंकि नेचर में हमारे पास ज़्यादातर चीज़ें जो पाई जाती हैं वो स्फेयर में होती हैं। स्फेयर की शेप होती किस तरह की है, तो आपके सामने ये पिक्चर आ गया है कि स्फेयर हमारे पास इस तरह एक फुटबॉल की तरह होता है। नेचर से मुराद हमारे पास है कि सन आप देख लें वो भी स्फेयर है, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं सारे के सारे वो स्फेयर हैं, मून स्फेयर है। इसके अलावा हमारे पास जो सोप बबल्स होता है वो भी स्फेयर की फॉर्म में होता है। तो इस तरह हमारे पास ये एक स्फेयर की शेप होती है। स्फेयर के बाद हम बात करें जो बिल्कुल इसके क्लोजली दूसरी चीज़ होती है वो होती है सर्कल, क्योंकि अगर हम स्फेयर को काफ़ी डिस्टेंस से देखते हैं तो हमें वो सर्कल की शेप में नज़र आती है। स्फेयर हमारे पास 3 डायमेंशन होती है और सर्कल हमारे पास 2 डायमेंशन होती है। डायमेंशन से मुराद होता है कि हम इसको कितनी डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया सर्कल। तो सर्कल हमारे पास बहुत सारी जगहों पे नज़र आते हैं। हमें रोड्स के साथ जो साइन लगे होते हैं वो भी सर्कल की शेप में नज़र आते हैं। बहुत से हमारे पास ऐसे फ्रूट्स होते हैं कि अगर हम उनका क्रॉस सेक्शन एरिया देखें, यानी उनको सेंटर में से कट कर दें तो वो भी सर्कल की फॉर्म में बनेगा। हमारे पास जो कॉइन्स होते हैं वो भी सर्कल की फॉर्म में होते हैं। अब बनाना की एग्जांपल देख लें, अगर आप सेंटर से बिल्कुल कट करते हैं तो इसका जो एरिया बनेगा वो बिल्कुल सर्कल के फॉर्म में बनेगा। उसके बाद कुकम्बर है, इसकी भी अगर हम कट करके शेप देखते हैं तो हमारे पास ये सर्कल में बनता है। अगर हम सूरज को दूर से भी देख रहे हैं तो हमारे पास ये सर्कल की शेप में नज़र आएगा। आप मून को देख लें, है तो वो स्फेयर, लेकिन आपको वो नज़र किस शेप में आ रहा होता है, सर्कल की शेप में नज़र आ रहा होता है। तो सर्कल के बाद हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं कि एक सर्कल हो और उसके बाद लगातार उसके इर्द गिर्द सर्कल बनते जा रहे हों। तो इस तरह की एग्जांपल आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, वो मिलती है जब आप पानी में कभी पत्थर फेंके तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सर्कल बनना शुरू हो जाते हैं और एक के बाद दूसरा सर्कल बनता रहता है। तो ये हमारे पास होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल के, लगातार हमारे पास बहुत सारे सेंटर सर्कल्स आ जाते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बाद हम बात करेंगे एलिप्स की। एलिप्स हमारे पास बेसिकली सर्कल के क्लोज होती है, लेकिन ये सर्कल नहीं होती। ये फ्लैटेड सर्कल यानी कि एक साइड से अब देख लें कि सर्कल में हमारे पास उसकी हर तरफ से बराबर था, लेकिन यहाँ पर एक साइड देखें थोड़ी सी फ्लैटेड है। तो एलिप्स हमें रोज़मर्रा कहाँ पे देखने को मिलती है, तो आपके सामने ये बाल है, ये भी हमारे पास इस एलिप्स की फॉर्म में है। इसके अलावा अगर हम देखें कि ज़मीन जो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, जिस पाथ पर वो चक्कर लगा रही है वो भी एलिप्स में है, सर्कल में मूव नहीं कर रही। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है हेक्सागोन। हेक्सागोन कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी पोलिनोमियल जिसकी 6 साइड हो। अब 6 साइड वाली आपने शेप कहाँ पर देखी होगी, इस तरह की शेप जो आपके सामने भी ये नज़र आ रही है। तो हमारे पास जो शहद की मक्खी जहाँ पे रहती है, यानी उसका जो छत्ता होता है वो उसके जो होल्स होते हैं वो बिल्कुल हेक्सागोन होते हैं, यानी उसके हमारे पास 6 साइड होती हैं।
इसके अलावा हेक्सागोन हमें नज़र आता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे साइन होते हैं जो कि हेक्सागोन की शेप में होते हैं। तो आपको अपने इर्द गिर्द बहुत सारी हेक्सागोन ऐसी शेप नज़र आ जाएंगी। जैसे आप अगर कोई भी पेज देख लें यानी कि, तो वो भी हेक्सागोन की शेप में होता है। उसके बाद हमारे पास शेप आ जाती है ट्राइंगल की। ट्राइंगल, ट्राई मीन्स 3, तो ऐसी पॉलीगॉन जिसमें हमारे पास 3 एजेस हों या 3 वर्टिसेस हों, वो हमारे पास ट्राइंगल होती है। और ट्राइंगल की कुछ ऐसी शेप होती है। ट्रायंगल हमें रोज़मर्रा कहाँ पे देखने को मिलती है, तो अगर आप देखें तो हमारे पास पिज़्ज़ा हट, अगर आप सब जाते होंगे वहाँ पे जो आपको पीस मिलते हैं वो भी बिल्कुल ट्रायंगल की शेप में होते हैं। इसके अलावा जो आइसक्रीम वगैरह लेते हैं, कॉन्स वगैरह लेते हैं, वो भी बिल्कुल ट्रायंगल की शेप में होती है अगर हम उसको एक साइड से देखते हैं। उसके बाद हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास ट्रायंगल की शेप में होती हैं। तो पार्ट ए में हमने बहुत सारी शेप्स को डिस्कस किया और ये देखा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम उन शेप्स को कहाँ पर देखते हैं। तो पार्ट बी में हम देख रहे हैं कि हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी में लाइंस को। तो बेसिकली लाइंस बनती कहाँ से है और उसके बाद लाइंस में हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हम उन सब को इसमें डिस्कस करेंगे। जहाँ पे लाइन सेगमेंट हो जाती है, उसके बाद हमारे पास लाइन इसमें कौन कौन सी इसमें कंडीशन आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट की। तो पॉइंट हमारे पास इसकी ना कोई लेंथ होती है, ना हाइट होती है, ना ब्रेथ होती है। अगर जियोमेट्रिकली देखें तो एक पॉइंट हमारे पास सिर्फ एक पोजीशन को बता रहा होता है, इसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं होती। जैसे कि हमारे पास ए, बी और ये सी है, ये जस्ट पॉइंट है इनके हमारे पास, और ये पोजीशन बता रहे हैं कि ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी पोजीशन। इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इनकी कोई लेंथ नहीं है, इनकी कोई ब्रेथ नहीं है। लेकिन इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम लगातार आपस में मिला दें, यानी कि सीरीज़ ऑफ पॉइंट्स हमारे पास आ जाएं, तो वो हमारे पास बनाते हैं लाइन। लाइन बेसिकली हमारे पास एक सीरीज़ ऑफ पॉइंट्स होती है जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है। कि हमारे पास अगर बहुत सारे डार्ट्स आ जाएं, हम उन डार्ट्स को आपस में मिलाते जाएं, तो ये हमारे पास एक लाइन बनती जाएगी। अगर इन डार्ट्स को हम थोड़े से डिस्टेंस पे रख लें, तो हम इस तरह बता सकते हैं कि ये हमारे पास डार्ट्स हैं। फिर इनको आपस में क्लोज़ करते जाएं और क्लोज़ करते जाएं, तो फिर हमारे पास एक ये लाइन बन जाएगी। अब हमारे पास लाइन वर्टिकल भी होती है, हॉरिजॉन्टल भी होती है, और वो बहुत तरह की लाइंस होती हैं। अब लाइंस के अंदर ही हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, लाइन सेगमेंट। हमने कहा था कि हमारे पास लाइन होती है जिसका हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता, लेकिन एक लाइन के अंदर से ही दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हम दो बॉन्डेड डिस्टेंस ले लेते हैं हमारे पास, तो वो हमारे पास होगा लाइन सेगमेंट। तो हमारे पास यानी कि हमारे पास एक लाइन थी, उसमें से हमने दो पॉइंट्स ले लिए ए और बी। अब ए और बी हमारे पास नॉन वैल्यू होंगी, तो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट बन गया। अब हमारे पास बनती है रे। लाइन था जिसका हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कोई नहीं था। उसके बाद लाइन सेगमेंट था जिसमें हमारे पास ए और बी दोनों बॉन्ड थे, यानी दोनों की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट थी। उसके बाद आ जाती है रे। रे कहते हैं कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होगा, लेकिन एंडिंग पॉइंट हमें इसका पता नहीं होगा, यानी कि ये लगातार एक डायरेक्शन बताएगी कि इस डायरेक्शन में चलते जाएं। अब ये इस डायरेक्शन में कितना जाना है वो इस पर कभी भी फाइंड आउट हम नहीं कर सकते। रे जस्ट हमें हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट देगा और एंडिंग पॉइंट इसका इन्फिनिटी है। अगर हम एक पिक्चर में सारे को डिस्क्राइब करना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एक पॉइंट है, तो हमारे पास पॉइंट का कोई साइज़ नहीं है, जस्ट पोजीशन है। उसके बाद लाइन है। लाइन हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ है, लेकिन इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है। ये जो एरो लगे होते हैं ये बता रहे होते हैं कि लगातार ये लाइन आगे चलती जा रही है। लाइन सेगमेंट की बात करें तो एक ही लाइन में से किसी ख़ास पोर्शन को, यानी दो पॉइंट्स को हम ले लेते हैं, तो वो हमारे पास लाइन सेगमेंट बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रे। रे भी एक लाइन का ही पोर्शन है जिसमें हमारे पास एक पॉइंट नॉन होगा, यानी हमें पता होगा कि वो स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है और आगे लगातार वो चलती जाएगी, वो भी सिर्फ एक डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती। लाइन सेगमेंट के बाद हमने देखना था कि हमारे पास रे देख ली। उसके बाद हमारे पास कंडीशंस, कभी स्ट्रेट लाइन होती है, कभी कर्व भी हो सकती है। स्ट्रेट लाइन वो लाइन होती है जिसमें कोई कर्व ना हो, जैसे कि सामने कुछ शेप्स बनी है, कुछ लेंथी है, कुछ शार्ट है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है।
अब स्ट्रेट लाइन में हमारे पास आ जाती हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कहते हैं कि दो लाइन जो एक ही डायरेक्शन में हो और कभी भी एक दूसरे को टच ना करें। इसकी एग्जांपल हमारे पास मिल जाती है रेलवे ट्रैक्स के। अगर आप देखें तो वो दोनों बिल्कुल जो पटरियाँ होती हैं रेलवे ट्रैक की, वो बिल्कुल आपस में पैरेलल होती हैं, वो आपस में मीट नहीं कर रही होती। तो इसको कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बाद हमारे पास एक उसकी कंडीशन आती है कोलिनियर। कोलिनियर कहते हैं अगर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में मिलते हों। अब तीन और तीन से ज़्यादा इसलिए कहें क्योंकि दो पॉइंट्स मिलेंगे तो वो हमारे पास लाइन सेगमेंट बनाते हैं। जब तीन पॉइंट्स की बात आ जाएगी तो वो हमारे पास आ जाता है कोलिनियर, यानी कि हमारे पास ये एक लाइन है, इस पे देखिए वो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, तो ये सारे के सारे कोलिनियर हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब नॉन कोलिनियर हमारे पास क्या होता है? नॉन कोलिनियर वो चीज़ होती है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में सारे के सारे पॉइंट्स मैच नहीं कर रहे हों। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है, देखें ए और बी तो एक लाइन में मैच कर रहे हैं, लेकिन सी और डी देखें। अब सी और डी आपस में तो हो सकते हैं कोलिनियर, लेकिन वो ए और बी के साथ तो कोलिनियर नहीं हो सकते क्योंकि वो बिल्कुल भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा लाइंस एक ही पॉइंट में से गुजर रही हों। जैसे हमारे पास ये सामने पिक्चर बनी है, ए बी एक लाइन है, ई एफ दूसरी लाइन है, और ये कहाँ से गुजर रही है? पॉइंट ओ में से। तीसरी लाइन हमारे पास सी डी है। हम दो लाइंस का भी कर सकते हैं और दो से ज़्यादा लाइंस का भी। जब हमारे पास कोलिनियर का नॉन कोलिनियर था, इसका कंकरेंट का भी नॉन कंकरेंट है। नॉन कंकरेंट हमारे पास बिल्कुल उसके ओपोजिट होगा कि एक ही पॉइंट में से वो लाइंस पास ना कर रही हो, बल्कि वो डिफरेंट पॉइंट्स में से गुजर रही हो। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये यानी कि 5 पॉइंट्स डिफरेंट्स आ रहे हैं, जबकि एक ही पॉइंट पे सारी की सारी लाइंस पास नहीं कर रही। तो ये था हमारे पास नॉन कंकरेंट। तो पार्ट बी में हमने देखा कि हमारे पास एक लाइन कैसे बनती है पॉइंट से, उसके बाद एक लाइन में से हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ें बन रही होती हैं। लाइन सेगमेंट बन रहा होता है, उसके बाद रे बन रही होती है। उसके बाद हमने कुछ कंडीशन देखी थी कि हमारे पास लाइन में स्ट्रेट लाइन आ जाती है, पैरेलल लाइंस आ जाती हैं, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, कंकरेंट एंड नॉन कंकरेंट। पार्ट सी की बात करें तो इसमें हम स्टडी करेंगे प्लान्स को, कि हमारे पास प्लान्स कितनी तरह के होते हैं और वो किस तरह से आते हैं। तो हमारे पास प्लान्स में आ जाता है, सबसे पहले प्लान में हमारे पास प्लान होता है क्या? तो प्लान हमारे पास एक 2 डायमेंशनल सरफेस होती है जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। इससे पहले हमने लाइन को डिस्कस किया था, तो उसमें हमारे पास जस्ट एक डायरेक्शन आती थी, पॉइंट की कोई डायरेक्शन थी ही नहीं, और उसके बाद लाइन की एक डायरेक्शन थी। तो प्लान के हमारे पास ये एग्जांपल है कि हमारे पास जिसमें लेंथ और ब्रेथ आ जाए। अब प्लान में हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? उसमें पहले आ जाता है टिल्ट प्लान्स। टिल्ट प्लान्स में हमारे पास बोर्ड आ गया, टिल्ट स्लाइडली हो गया, ये सारी इसकी एग्जांपल में आ जाती हैं। इसकी शेप हमारे पास किस तरह की होगी? वो कुछ इस तरह से होगी कि जो हमारे पास सरफेस बनी होती है वो टिल्ट बनी हो। इसके अलावा जो हमारे पास लैपटॉप की डिस्प्ले पैनल होता है वो भी थोड़ा सा टिल्ट होता है, तो वो भी हमारे पास इसकी एग्जांपल में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास प्लान होता है हॉरिजॉन्टल प्लान्स। हॉरिजॉन्टल प्लान्स अगर आपने देखना हो तो आप सिंपल ये कर सकते हैं कि ग्लास लें हाफ फिल्ड, या बोतल ले लें हाफ फिल्ड वाटर की, तो उसको फर्श पे रख दें। अब आपको वहाँ पे जो सरफेस नज़र आएगी वाटर की, तो वो हमारे पास होगी हॉरिजॉन्टल प्लान, लेकिन वो सर्कुलर की फॉर्म में होगी। इसके अलावा अगर आप फ्लोर को देखें और सीलिंग को देखें तो ये हमारे पास पैरेलल प्लान्स में आ जाएंगी, क्योंकि जब हम फ्लोर की बात करेंगे इसका भी टू डायरेक्शन होंगे, लेंथ एंड विड्थ होगी। सीलिंग की बात करेंगे यानी कि छत की बात करेंगे तो तब भी हमारे पास लेंथ और विड्थ होगी। तो इस तरह ये हमारे पास पैरेलल प्लान्स में आ जाती है। इसके एग्जांपल आपके सामने पिक्चर में है कि अगर आप वाटर को रखेंगे सरफेस पे तो हॉरिजॉन्टल उसको थोड़ा और टिल्ट कर दें और डायरेक्शन बन जाएगी। इस तरह एक बुक बनी हुई है, तो ये बुक भी हमारे पास पैरेलल प्लान्स की एक एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास ये इसको हम वर्टिकल पैरेलल प्लान्स में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्टिकल प्लान। वर्टिकल प्लान यानी कि
आप कभी दीवार को अपने सामने देखेंगे तो ये बिल्कुल आपके सामने एक वर्टिकल प्लान होगी, क्योंकि एक दीवार की आपके सामने लेंथ भी होगी और विड्थ भी होगी। जिस तरह हमने बात की थी लाइंस में कि लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो पैरेलल भी होती हैं, इंटरसेक्ट भी करती हैं, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस तरह हमारे पास प्लान्स में भी आ जाता है कि दो प्लान जो आपस में इंटरसेक्ट ना कर रहे हों वो हमारे पास होते हैं पैरेलल प्लान्स। अगर वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हों, जैसे ये ए और बी प्लान है, एक दूसरे में कोई इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे कर रहे हैं, तो इन्हें कहते हैं टू इंटरसेक्टिंग प्लान्स। इसके अलावा तीन प्लान्स भी आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं बेसिकली वो कुछ शेप्स दी गई हैं, आपने जस्ट उनमें ये बताना है कि आपके पास इसमें कौन कौन से लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट के बाद आपने ये बताना है कि इनमें कौन कौन सी डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई शेप दी जाती है, दिस वन, तो अगर आपसे कहा जाता है बताएं नीचे कौन कौन सी शेप्स बनती हैं, तो आप देखेंगे ये सारी की सारी ट्रायंगल बन रही हैं। अब इसमें कौन कौन सी ट्रायंगल बन रही है जस्ट आपने वो बताना होगा, ए बी सी, इसके बाद हमारे पास सी डी बी, इसके अलावा हमारे पास बन रही है ए सी डी, ए बी सी हो गया, सी डी बी हो गया, उसके बाद ए डी सी हो गया। इस तरह आपके पास डिफरेंट शेप्स दी जाएंगी, उनमें आपने बताना होगा कि इसमें कौन कौन से शेप्स या कौन कौन सा प्लान बन रहा है। इसके अलावा अगर आपके पास इस तरह एक लाइन दे दी जाए और यहाँ पे पॉइंट दे दिए जाएं ए और बी, अगर वो ओवरऑल की बात करेंगे तो हमारे पास ये एक लाइन है, अगर वो ए टू बी बात करेंगे तो हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है, अगर वो ए से लेकर इससे नेक्स्ट की बात करेंगे तो ये हमारे पास एक रे है। तो इस तरह के सवाल आपके पास आ सकते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने पढ़ा क्या है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कौन कौन सी शेप्स होती हैं, उन शेप्स को हमने डिस्कस किया था कि डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ होती हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास लाइंस कैसे बनती है, और लाइन से आगे हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ देखने को मिलती है। लाइंस देखने के बाद हमने ये देखा था कि हमारे पास प्लान, क्योंकि लाइन तो हमारे पास वन डायमेंशन थी ना, तो उसके बाद हमने उसको टू डायमेंशन में देख कर गए कि टू डायमेंशन में हमारे पास प्लान बनता है। तो प्लान हमारे पास किस किस तरह के हो सकते हैं। अगर हम थ्री डायमेंशन की बात करें या उससे ज़्यादा की बात करें तो थ्री डायमेंशन को कहते हैं हम सॉलिड। अब थ्री डायमेंशन में हमारे पास लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है, और इससे ज़्यादा डायमेंशन करते जाएंगे तो हमारे पास और ज़्यादा चीज़ें आती जाएंगी। तो बेसिकली इस चैप्टर 10 में सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें डिस्कस की गई हैं। होप सो आपको ये चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी।